is payable by the state between the state and पंचायत at the intermediate level। मतलब तीनों ही स्टेटमेंट में इंटरमीडिएट लेवल जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे वो विलेज लेवल का हो, चाहे वो उस लेवल का हो, जिला स्तर का हो। ठीक है, अब बताइए कि क्या एज क्या होनी चाहिए। आप बताइए एज कितनी होती है पंचायत में इलेक्शन लड़ने की? 21। तो इन्होंने कितनी लिखी है? ये गलत है सर, 30 है। ठीक है, देखिए तो बिल्कुल इजी ऑप्शन है, मतलब बिल्कुल इजी जो आपका स्टेटमेंट है वो दिया हुआ है कि एज तो 21 होना चाहिए। ठीक है, चाहे जो भी स्तर हो, चाहे वो एज सॉरी विलेज लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए एलिमिनेट कर सकते हैं, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। इसका मतलब दूसरा तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखो नॉट करेक्ट लिखा है मतलब इनकरेक्ट, और दूसरी तो इनकरेक्ट है, इसका मतलब दो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो दो तो 3 जगह में है, एक जगह नहीं है। ठीक है, 1 और 3 लिखा है उन्होंने, तो ये तो होगा नहीं। दो तो होना चाहिए क्योंकि वो करेक्ट नहीं है और यही पूछा है आपसे नोट का। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चाहे 10 मिनट लगे क्वेश्चन को, मगर आपने सोचना है कि इजी क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो कंडीशन है, क्या आपको लगता है कि 2 टियर सिस्टम और 3 टियर सिस्टम में क्या इंटरमीडिएट लेवल सभी पंचायतों में है, सॉरी सभी स्टेट्स में है? ये हमने डिस्कस भी किया था कि एक आया था कमेटी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, और दूसरी आई थी 1977 में अशोक मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम दिया था। ठीक है, और जो अशोक मेहता कमेटी उसने 2 लेवल पे दिया था। ठीक है, और उसने कौन सा मिस किया था, याद है आपको? देखिए गांव स्तर का और जिला स्तर का उन्होंने रिटेन रखा था, और दूसरा जो बीच का लेवल है ब्लॉक लेवल, जिसको इंटरमीडिएट लेवल कहा जाता है, उसको कहा कि अगर 20 लाख से कम आबादी है किसी राज्य में, ठीक है, उस समय के अनुसार, तो उसको ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो अशोक मेहता की कमेटी उन्होंने क्या किया था, 2 टियर सिस्टम बताया था। ठीक है, ऑप्शनल थे। तो इस हिसाब से क्या ये सही होना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल सभी राज्यों में एग्जिस्ट करता है? गलत है सर। ठीक है, अब देखो ये भी हमने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, थोड़ा सा आइडिया है, और दूसरा तो आपका एज के हिसाब से गलत है। ठीक है, और अब बचता तीसरा। अब तीसरा जो है वो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है और बोल रहे हैं कि देखो पहली बात तो ये थी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है पंचायतों में, ठीक है, वो कौन देखता है? चीफ मिनिस्टर देखता है कि एक स्टेट का फाइनेंशियल कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन बताया था मैंने, हिमाचल का भी बना हुआ है, 1992 से बन रहे हैं। तो उसका काम होता है, सीएम का काम होता है फाइनेंशियल पोजीशन देखना, डिस्ट्रीब्यूट करना पैसा। इसका काम होता है एक अलग से वित्त आयोग बनाया जाता है, चाहे वो इंडिया हो तो इंडिया में भी फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है सेंट्रल लेवल पे, और जो राज्य है उनका जो पैसा पंचायतों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, टैक्स कलेक्शन होगी, है ना, जो भी स्टेट और स्टेट लेवल पे जो पंचायतें हैं, इंटरमीडिएट लेवल है, वहां पे जो कलेक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी? फाइनेंस कमीशन के थ्रू। हिमाचल प्रदेश का भी 7th फाइनेंस कमीशन चला हुआ है। ठीक है, रामपुर शहर के जो है वो क्या एमएलए उनका नाम, ठीक है, क्या नाम है उनका जो अभी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है हिमाचल? याद है किसी को? ठीक है, चलिए, तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने इस काम को पहले से ही कर दिया होता है सेट फाइनेंस कमीशन के अंदर, और फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है जो कोई भी एमएलए हो सकता है, रूलिंग पार्टी का ही होता है ज्यादा। ठीक है, और वो जो है उसके साथ और मेंबर भी होंगे, वो भी एमएलए होंगे, वो मेंबर भी हो सकते हैं।
तो फाइनेंस कमीशन होता है, तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं, तो ये भी गलत है। मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। ठीक है। हाँ, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपको थोड़ा सा पढ़ने से आइडिया लगना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। तो तीनों गलत है, तो आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। डी। डी, क्योंकि इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। अगर करेक्ट पूछा होता तो उस हिसाब से तो कोई भी करेक्ट नहीं था। ठीक है, कोई भी करेक्ट नहीं था तब तो आंसर बनना ही नहीं था। तीनों ही करेक्ट नहीं है, तीनों ही गलत है, डी आंसर होगा। ठीक है, ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, आंसर की भी गहराई नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन है इजी है। ठीक है, इजी बोल सकते हैं आईएएस के हिसाब से, जो आपका वहां यूपीएससी का क्वेश्चन का लेवल होता है उस हिसाब से इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, बट फिर भी आपने इस लेवल पे स्तर पे ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है बट मैनेज करना थोड़ा सा, इंटरेक्ट करना मुश्किल थोड़ा सा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी इजी है, बिमस्टेक के बारे में है, पढ़ा आपने भी है। ठीक है, और शायद आप बता पाए। 4 स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिमस्टेक। पहला देखिए, इट इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी 2025। क्या बिमस्टेक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है? क्या इसमें 7 मेंबर हैं 2025 तक? 7 है, 8 है, 10 है, कितने मेंबर है बिमस्टेक? यही पूछा हुआ है। 7 है। ठीक है, 7 ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत है? ठीक है सर। हाँ, जब आप कंफर्म है, जब आप कॉन्फिडेंट है कि 7 है, तो 7 है तो ठीक तो है। ठीक है, इसमें क्या गलत है? हाँ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तो है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल एक रीजन है। ठीक है, तो एक क्षेत्रीय संगठन ही तो है। ठीक है, जिसमें हमारी जो साउथ और साउथ एशियन कंट्रीज आती है। ठीक है, जैसे कौन कौन से मेंबर है? 7। इंडिया है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है उस पे आपके 7 मेंबर। बिल्कुल सही, 2025 तक की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल अभी तक तो 7 ही है, आगे पता नहीं। ठीक है, तो पहली तो स्टेटमेंट सही है, और बताना भी सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इवन करेक्ट कौन सी है? तो पहली तो सही है, इट मींस पहला, तीसरा और चौथा कोई भी हो सकता है आंसर, बट दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि पहला। हाँ, दूसरी स्टेटमेंट है कि इट केम इनटू एक्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन इन 1999। क्या ढाका बिमस्टेक कब बना था, कहाँ बना था? यही पूछा है, याद है किसी को बिमस्टेक कब बना था? 1997। 1987 में बना था कि 1997 में बना? 97। हाँ, देखिए सार्क बना था 1985। ठीक है, फिर सार्क फेल हो गया क्योंकि उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान मेंबर है, वो टेररिस्ट कंट्रीज हैं, तो ज्यादातर बात नहीं हो पाती है, कुछ चीजें होती है वहां पे जो उनकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाता था, इसीलिए तो हमने बिमस्टेक बनाया। ठीक है, हमने मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे यहाँ सार्क अच्छे से काम नहीं कर पाता है, मैंने कई बार आपसे डिस्कस किया, तो 1997 जो है, ठीक है, वो सही आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो 99 लिखा है। ठीक है, क्या वो ढाका डिक्लेरेशन में? ठीक है, तो ये ढाका डिक्लेरेशन, ठीक है, क्या ये सही है? ठीक है, ये भी शायद गलत है जहां तक मुझे याद है, बट ईयर तो गलत है, जब ईयर गलत है तो स्टेटमेंट तो गलत होगी, 1997, तो दूसरा गलत है। अब बताइए कि दूसरा गलत है तो आंसर क्या बचा? अगली तो आए ना आए तो कि नहीं? नहीं, अभी भी है अभी भी प्रॉब्लम। पर बताइए कि ए और बी तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बी में एक है नहीं, तो ये नहीं होगा क्योंकि बी एक स्टेटमेंट तो सही है, और ए में 2 आ गया, 2 तो गलत है, ये भी नहीं होगा। अब बचा सी और डी। अब आपको देखना है कि चौथा सही है कि गलत।
तीसरा तो बीच में गायब भी हो गया, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि ये गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। ये थोड़ा सा और एडवांस चला गया, ठीक है। देखो यूपीएससी है, वो डेप्थ में तो जाएगा कि बिम्स्टेक कितना जानते हैं आप। अब देखो फाउंडिंग मेंबर्स है ना इसमें, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो 5 कंट्रीज है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, ये फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स मतलब ये शुरुआत में ही 1997 से ही मेंबर, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, 3 मेंबर थे स्टार्टिंग के, चलो ये आपने नहीं पढ़ा हो तो ये जो है गलत है। और वैसे भी इसको नहीं पता होगा आपको, फिर भी आप कर सकते हैं क्योंकि अंडरस्टूड है कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 2 ही ऑप्शन बचते हैं जिसमें 1 and 4 और 1, ठीक है। अब चौथी को देखना पड़ेगा, ठीक है। इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, ठीक है। क्या बिम्स्टेक में जो टूरिज्म सेक्टर है, सब सेक्टर है, उसको इंडिया लीड कर रहा है? अब यहाँ पे पेज फंसता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको छोड़ना है या करना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे देखिए सी और डी ऑप्शन, अब इसमें आपको डी में तो कन्फर्म है कि भाई एक तो है, मगर क्या चौथा सही है ये तो हमें पता नहीं, ये तो आपको यहाँ पे शायद नहीं पता, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे सी और डी पता लगाना। बट यहाँ पे लिखा ना बिम्स्टेक सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, ठीक है, कि मतलब इंडिया के द्वारा जो इसको लीड किया जा रहा है टूरिज्म सब सेक्टर, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, क्या वो सही होगा ये? जहां तक जानते हैं आप बिम्स्टेक को, ऐसा हो सकता है? इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है इसमें, ठीक है, मेंबर्स में, तो टूरिज्म के लिए हो सकता है कुछ ऐसा। देखिए ये सही है। अब क्यों? क्योंकि आप जानते भी होंगे, क्योंकि जब भी मीटिंग होती है बिम्स्टेक की, और ये क्यों पूछा है क्वेश्चन, तो ये करंट से रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक है। और ये क्यों पूछा है? क्योंकि अभी हुआ था बिम्स्टेक, गए थे ना प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे? थाईलैंड। थाईलैंड में हुआ, सुना है आपने? ठीक है, थाईलैंड में हुआ ना, बैंकॉक में, तो वो गए थे प्राइम मिनिस्टर वहां पे, तो वहां पे टूरिज्म के लिए हुई चीजें पर डिस्कशन। तो ये सारी जो चीजें पूछी हुई है, चाहे वो स्टैटिक क्वेश्चन है, ये करंट से ही मोटिवेट, तो क्वेश्चन में आंसर जो है वो क्या होगा? ये भी सही है, पहला और चौथा सही है, तो आंसर सी। अब देखिए क्वेश्चन नो डाउट कि इजी है कि टफ है, वो आप खुद डिसाइड करें, बट ऐसा भी नहीं है कि ये चीजें बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल से ऊपर आती है, चाहे वो यूपीएससी में, ठीक है। मतलब भारत का सबसे टफ पेपर माना जाता है इसमें, मगर ऐसा भी नहीं है, अगर आपको अवेयरनेस है और आपने अच्छे से टेस्ट में पढ़ा है, एनालाइज किया है, तो कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो इसको नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कुछ ऐसे डिस्कस करेंगे जो हम अपने लेवल पे कर पाए, ठीक है। जैसे ब्रिक्स का क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। ये तो आते ही आते हैं, चाहे वो ब्रिक्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स का क्वेश्चन आया, हालांकि ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो कोशिश करिए ब्रिक्स के बारे में जितना जानते हैं आप, भी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यही होता है ना ब्रिक्स का मतलब। पर ब्रिक्स में आपको पता होगा कुछ 6 कंट्रीज और भी ऐड की गई, ठीक है। अब 11 नंबर है टोटल, याद है किसी को? तो ब्रिक्स के बारे में जरूर पढ़ना है, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब ये है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, सार्क है, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आए थे, सार्क के ऊपर है। चलिए, तो पहला तो ये देखिए, 16वां ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरशिप ऑफ रशिया इन कजान। ये पता है आपको, ये रशिया में हुआ कजान में, ब्रिक्स 2000 अभी बताइए, चाहे 24 में हुआ है चाहे 25 में हुआ है, बट कजान तो रशिया में हुआ है, ये पूछा है। ये तो आपने कहीं सुना होगा, बिल्कुल सही है ये कि कजान रशिया में ही हुआ है ब्रिक्स, ठीक है। ये तो ठीक है, और बताना है आपको करेक्टली, इसका मतलब पहला तो ठीक है, तो 3 ऑप्शंस में पहला दिया भी हुआ है, ठीक है। देखो एलिमिनेशन इतना इजी नहीं कर सकते हम। दूसरा देखिए, इंडोनेशिया हैज बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये सही है? ब्रिक्स में तो नहीं है इंडोनेशिया, मगर क्या जो नए देश ऐड हुए हैं उसमें है इंडोनेशिया?
सिर्फ हुआ है। हाँ जी, देखिए इंडोनेशिया है, उसमें क्या ब्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो नए देश जो है 6, जिसमें से एक ने मना भी कर दिया था, दैट इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने मना भी किया था। सऊदी अरब है, यूएई है, इथियोपिया है, ठीक है, और एक और अफ्रीकन देश है इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, सऊदी अरब है, यूएई है, और एक और है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। एक और देश है, ठीक है, बट इंडोनेशिया नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंडोनेशिया नहीं है। इंडोनेशिया हैज बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ये गलत है, ठीक है, इंडोनेशिया नहीं है। अब तो एक कंट्री और थी, ठीक है, बट वो इंडोनेशिया नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, इंडोनेशिया नहीं। पहला सही है, दूसरा गलत है। जब दूसरा गलत है तो ए और बी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सही बताया है। तो आंसर क्या बचता है फिर? पहला, सॉरी, सी और डी, ठीक है। और डी में तो एक सही है, पर क्या तीसरा सही है? इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो तीसरी स्टेटमेंट है कि द थीम ऑफ द 16th ब्रिक्स समिट वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टी कल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब ये जो हुआ था कजान में, रशिया में, उसकी थीम बताई हुई है क्या कैसे। तो आपको ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स सुना कि अच्छा ये कहाँ हुआ इस बार, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो डिटेल में पूछने के चांसेस रहते हैं, और इतना भी डिटेल में नहीं पूछा है कि है, बस उसकी थीम पूछी है, उसको कहाँ हुआ वो पूछा है, और इसमें एक मेंबर जो नए बने हैं उसमें ऐसे पूछ के रेंडमली कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन टफ लग रहा है आपको? ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, थोड़ा सा अगर इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया आपने ब्रिक्स को लेके तब तो लगेगा टफ, ठीक है। अगर किया है थोड़ा सा भी, ऊपर ऊपर से भी आपने देखा है उसको, तो नहीं लगेगा, ठीक है। और ये तीसरा सही है, क्योंकि ये है स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब, ठीक है, मतलब आप जब मेंबर बने हैं तो उनको जो है वो एक ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी के लिए पूरी, ठीक है, सबके कल्चर को पहचानना करना। देखिए जब मेंबर बनते हैं तो उसमें सारी चीजें आती है, यही है जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, जब विश्व के मंचों के ऊपर एक साथ बैठ के जो, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, क्वेश्चन निकल जाता है। बट ये चीज है कि ये तो मैंने पढ़ा है या मेरे को थोड़ा सा आइडिया होगा, ठीक है, बट ये है कि जब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का समिट होता है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखना जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए मैं जब करंट बताता हूँ उसमें थीम वगैरह या कुछ चीजें हैं वो बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो डिफिकल्ट बनाया जाता है, ना कि इजी, ठीक है। और हालांकि ये तो यूपीएससी का पेपर है तो टफ तो होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इजी हो गई है। और इस बार का पेपर थोड़ा सा टफ भी था, ठीक है, पिछली बार से। चलिए अब देखते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन को। ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है, ठीक है, और 2 ही स्टेटमेंट्स हैं 66 क्वेश्चन में, और पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते अगर पढ़ा हो तो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता है कि पार्डनिंग पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72, ठीक है। पार्डनिंग पावर्स क्या होती है? प्रेसिडेंट के पास जो है वो क्षमादान कर सकता है, ठीक है। 5 पार्डनिंग पावर्स उसके पास, शायद पढ़ा हो, किसी ने सुना हो थोड़ा सा, ठीक है। वैसे देखिए पॉलिटी तो पढ़नी है, बट पहले भी पढ़ी है आपने तो थोड़ा बहुत याद होगा। फर्स्ट है द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय प्रेसिडेंट कैन सब्जेक्टेड टू लिमिटेड लिमिटेशन, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो हम करेंगे डिस्कस। दूसरा है द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा पहले तो ये देखिए कि प्रेसिडेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ काम करता है, बताइए। प्रेसिडेंट क्या अपने आप ही इतना बड़ा डिसीजन या कोई भी डिसीजन ले सकता है अपने दम पे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं। ये छोटी सी बात है ये, ठीक है। जितने आप पॉलिटी को समझे हैं इसको तो डायरेक्ट ही हो जाना चाहिए
कि प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट दैट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एडवाइस करेगी करेगी ना, किसी भी मैटर पे, चाहे वो कोई भी मैटर हो। प्रेसिडेंट अपने आप को कुछ करता नहीं, ठीक है। डिस्क्रिशन बेशक वहां पे लिखी है, मतलब विवेकाधिकार को इस्तेमाल करता है, ये लिखा है, बट वो विवेकाधिकार उनके पास सिर्फ बोलने को है, वो पावर उनके पास बोलने को है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंटरवीन करेगी, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ध्यान रखिए, तभी वो अपनी मर्जी के प्रेसिडेंट बनाते हैं, एक तरह से ध्यान रखना है। तो ये तो गलत होगी, जिस बंदे ने किया तो सामने गलत कर दिया उसने, क्योंकि ये गलत है। तो पहले बताइए, अब दूसरे तो गलत हो गए, क्योंकि एडवाइस तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है कहीं ना कहीं। पहला देखिए, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जिसमें न्यायपालिका कर सकती। तो इस पावर को एक्सरसाइज करने के जो प्रेसिडेंट करता है, पार्डनिंग पावर्स को, कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसके ऊपर, माना कि उसकी सजा जो है वो कहीं प्रेसिडेंट ने काम कर दी या माफ कर दिया उसको, तो उसको फिर न्यायपालिका कर सकती है उसको रिवर्ट। ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आप कर सकती है कि नहीं करती है, ये हो सकता है। ये ठीक है सर। हाँ जी, ठीक लग रहा है आपको? देखिए, प्रेसिडेंट को उस दिन मैंने किया था डिस्कस, प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे सकती है न्यायपालिका। प्रेसिडेंट ने 14 सवाल पूछे थे न्यायपालिका से, क्या हु आर यू, ठीक है, बोला था ना उन्होंने कि टू डायरेक्ट अस या डायरेक्ट मी। आप कैसे डायरेक्शंस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, आपने बोले कि आप डायरेक्शन दे सकते हैं। हाँ, 143 के तहत जो है वो आप एडवाइस दे सकती है, जुडिशरी से एडवाइस मैं ले सकती हूँ, बट वो मानना ना मानना मेरी मर्जी, ठीक है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मगर जुडिशियल रिव्यू तब होता है जब याचिका सुप्रीम कोर्ट से गई हो, ठीक है। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही वहां पे डिसीजन दे चुका होगा, तभी तो वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचा होगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब तो तब है ना जब आप उसको सजा नहीं सुनाई है और प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट। जुडिशियल रिव्यू तो तभी जाएगा ना जब आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास पहुंच गए, और वो तब पहुंच जाए जब आपको, जैसे देखो आपने 2012 में केस सुना होगा निर्भया हुआ, तो उस केस में जो सजा हुई थी, मौत की सजा, जिसको हम फांसी की सजा बोलते हैं, तो उसमें प्रेसिडेंट के पास पता नहीं कितनी बार गए थे और रामनाथ कोविंद ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं माफ कर पाऊंगा, पार्डनिंग पावर्स मैं नहीं एक्सरसाइज कर पाऊंगा, क्योंकि जो हीनियस क्राइम्स है उनके लिए जनरली उनका न्यूट्रल चांस रहता है, ठीक है, क्योंकि जो देश में इतना ज्यादा रोष था वो सारा उसको नहीं हैंडल कर पाता प्रेसिडेंट। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू तो तब होता है जब एक्चुअल में वो केस गया नहीं है वहां पे जुडिशरी में, ठीक है, जब जुडिशरी में ही वो चीजें डिस्कस हुई है, क्योंकि कोई भी केस होगा वो जुडिशरी से जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो मेरे हिसाब से, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ वैसे, बट मेरे हिसाब से ये जो एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी कहीं ना कहीं आपकी क्या लगती है, गलत, ठीक है। अब लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिमिटेड वर्ड लिखा है, जिसकी वजह से शायद सही भी हो जाए या गलत, मेरे को डाउट है, ठीक है। आंसर की आईडी कभी भी आएगी बीच में या कोई भी आंसर, मेरे को लगता है, मतलब तो मैं करूंगा डिस्कशन, क्योंकि हमने सही किया डिस्कशन, तो मेरे हिसाब से दोनों गलत है, ठीक है थोड़ा सा इसमें डाउट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, और ऐसा नहीं है कि हम उनको ऊपर से पढ़े और तो हम कर दें, ऐसा नहीं है, पेपर में और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 18 क्वेश्चन, ठीक है, तो पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है
68 ये भी आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो, पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा का मेंबर हैज बिकम ए सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी फाइंड। क्या जो 10th शेड्यूल है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, वहां पे ऐसा होता है, इसका डिसीजन फाइनल होता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, ये पूछा डायरेक्टली। प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है जब भी किसी भी लोकसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना होता है, तो क्या प्रेसिडेंट उसको कर सकता है कि कोई और करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ में किसको पावर दी है, याद है किसी को? नीलम जी, क्या लगता है आपको? देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन दो तरीके की होती है एमपी। एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो मैंने बताया आपको, वही बता रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे देखिए क्या होता है। हिमाचल में भी केस हुआ था, तो कौन था वो? प्रेसिडेंट कर रहा था या गवर्नर कर रहा था या और कर रहा था कोई? हिमाचल में 3 एमएलए को जो रिजाइन है ये किसने दिया, कौन करता है ये? आप देखिए जानते हैं, एक्चुअल में रिलेट नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट खासकर बहुत इजी, ठीक है। देखिए प्रेसिडेंट कहाँ करता है, जो वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा का केस है तो लोकसभा का स्पीकर, उसके पास पावर है, ठीक है। दो जगह जो है वो एब्सोल्यूट पावर होती है स्पीकर की, एक तो मनी बिल के केस में और एक एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में, क्योंकि वो चेयरपर्सन है वहां पे, वो स्पीकर है वहां पे, वो कंट्रोलिंग पावर है उसके पास हाउस को चलाने, मेंबर्स को डेकोरम में बिठाने। याद है कि नहीं? ठीक है, तो क्या प्रेसिडेंट होगा? नहीं, लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरपर्सन सभापति, और विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर हो, ठीक है जी। तो जहां पे भी चाहे मेंबर ऑफ लोकसभा है, मेंबर ऑफ राज्यसभा है, चाहे मेंबर ऑफ असेंबली है, उनका जो रिस्पेक्टिव, ठीक है, जो स्पीकर होगा या सभापति होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, वही इसके लिए जो है उनका डिसीजन फाइनल होता है। ये कोर्ट ने भी मना कर दिया था इंटरवीन करने के लिए हिमाचल प्रदेश के केस में, अगर देखें तो, ठीक है। वो गए थे कोर्ट में, तीनों बंदे जो वो थे इंडिपेंडेंट, मगर वो कहाँ माने थे, उन्होंने बोला कि जो भी स्पीकर करेगा वो फाइनल होगा, ठीक है। तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है इसमें, और इसीलिए वो एज मिल जाता है जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है, ठीक है, क्योंकि रूलिंग पार्टी का बंदा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो गलत है, प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। दूसरी जो देखिए, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक दल का संविधान में मेंशन है? सिंपल सी पूछी हुई है इन्होंने, आपको लगता है कि क्या होना चाहिए या है या नहीं? पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कहीं भी नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लगता है आपको, पढ़ा कभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र होना या होगा? हाँ जी, देखिए ये भी यहीं से निकला हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी यूज हुआ है ना, ये कौन सी अमेंडमेंट थी? 52वां। ओरिजिनली तो नहीं था पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, बट 52वां संविधान संशोधन हुआ था, भी किया था डिस्कस 1985 में राजीव गांधी के द्वारा। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल बदलता है नहीं बदलता है, तो ऐड किया ना उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अब तो मेंशन 1985 से पहले नहीं, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बट एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद तो किया। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता जब राजनीतिक दल को छोड़ेगा या तो स्पेसिफिकली वहां पे पॉलिटिकल पार्टी को ऐड, ठीक है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी को भी पहले मेंशन नहीं था, बट अब तो है।
ठीक है, अमेंडमेंट के बाद। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है क्या ये सही है? तो ये भी गलत हो गई क्योंकि उन्होंने लिखा है नो मेंशन। तो पहले भी गलत है और दूसरी भी गलत है, नीदर वन नॉर। ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन है वो गलत होगा, दोनों ऑप्शन गलत। ठीक है, तो पेपर को सॉल्व करना, देखो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछ रहा है, लॉजिक बता रहा है, तो यूपीएससी उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करता है। ठीक है, एचएस और यूपीएससी को आप देखें तो दिन रात का फर्क लगेगा, बहुत ज्यादा फर्क होता है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, खासकर हिस्ट्री के,